मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक ये जो पॉइंट आपने रेज किया ना, वोलेटिलिटी वाला, अनसर्टेनिटी वाला, उससे मैं एग्री करता हूँ। और एक जो 100% रिजर्व बैंकिंग के जो एडवोकेट्स हैं वो बेसिकली इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं कि सर्टेनिटी आ जाती है। यानी अगर आप 100% रिजर्व रेशो पे चले जाएंगे तो एक तरह से सर्टेनिटी आ जाएगी मनी सप्लाई के अंदर, और वो कंट्रोल वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा या बैंक के पास चला जाएगा। ये तो बात मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि इसके अंदर ये आर्गुमेंट है। लेकिन जो अब इन्फ्लेशन से अगर हम हट के अगर हम डेट के ऊपर बात करें, चूँकि आपने जैसे शुरू में कहा था कि पब्लिक डेट का और पाकिस्तान के हवाले से भी, एक तो किसी भी आई थिंक जब हम किसी थ्योरेटिकल मॉडल की बात करते हैं उस केस को हमें जनरली इस्टेब्लिश करना चाहिए। यानी पाकिस्तान में या मुस्लिम मुल्कों में डायनामिक्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक जो थ्योरेटिकल मॉडलिंग है वो तो एक जनरली एप्लीकेबल होनी चाहिए। सो पहले तो हम उसको कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम इसको डेट के हवाले से देखें तो बीच में भी आपने भी बात की कि कॉर्पोरेट्स जब लो इंटरेस्ट रेट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिया यूएस में। एक तो मेरे ज़हन में यही आ रहा था और हम बात भी कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट्स डेट लेती हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में आउटपुट भी है जिसके नतीजे में जॉब क्रिएशन भी होती है। मतलब वो इट्स नॉट कि वो किसी इकोनॉमिक रैशनल के बगैर आप बैंक के पास जाएंगे तो वो आपसे पूरा बिजनेस प्लान लेगा कि जी आपने इस पैसे क्या करना है। तो अल्टीमेटली तो एक अगर आप एक इंटेंशन से इसी इंटेंशन से काम कर रहे हैं तो उसकी कोई इकोनॉमिक आउटपुट तो होगी। सो इस हवाले से इसकी एक स्ट्रेंथ तो बनती है, यानी इस सिस्टम की एक स्ट्रेंथ तो बनती है। सर हमारे साथ एक या आप थोड़ा सा सवाल आप पूछिएगा क्योंकि पहले वाली बात जो है ना उसमें ऐसा कहने से दो बातें। एक तो जब हम इन्फ्लेशन को निकालते हैं, हमने वैल्यू ऑफ मनी की बात की, तो इसका मतलब है रिलेशन ग्रोथ का रिलेशन मनी के साथ या मनी की जो वैल्यू है उसके साथ इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है ना। अगर तो वो और उसमें मनी की जो वैल्यू है, क्योंकि जो गवर्नमेंट मनी क्रिएट कर रही है या प्रिंट कर रही है, सब में वो गोल्ड बैक नहीं है या किसी भी तरह बैक नहीं है। सॉवरेन गारंटी कोई गारंटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की रेट ख़त्म हो गई है तो सॉवरेन गारंटी भी ख़त्म होगी खुद ब खुद। देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा ये है कि दुनिया भर में देखें गोल्ड बेस तो इस वक्त इशू ही नहीं है ना। गोल्ड बैग तो इस वक्त दुनिया में कहीं भी दुनिया में नहीं है। और दूसरा है कि गोल्ड इतना अब अगर आप बताएं ना कि पाकिस्तान में 35 ट्रिलियन की करेंसी मौजूद है और 1 ट्रिलियन का गोल्ड मौजूद होगा और लोग ख़वातीन के जेवरों में लगा हुआ है, तो आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती ना। मतलब वो इकोनॉमी जितनी एक्सपेंड कर गई है, अब बात ये हो रही है कि जो सॉवरेन, मैं थोड़ी सी बात कर दूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड बैग मनी जो हमें उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। मैं ही कहना चाह रहा हूँ कोई ना कोई सॉवरेन गारंटी को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सॉवरेन गारंटी कोई गारंटी नहीं है, किसी ना कोई गारंटी होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये रिलेशन बनता है जाके जो मैंने पहली बात की, ये ग्रोथ के साथ बनता है। अगर वो ग्रोथ के साथ नहीं जुड़ी हुई है मनी की वैल्यू, तो वो सीधी सी बात है डेप्रिसिएट होती रहेगी, इन्फ्लेशन उससे बढ़ता रहेगा या और भी जितनी भी चीज़ें। ये तो बिल्कुल तय बात है जो आप बात करें। मैं आपके जवाब कि अगर आप मनी अभी इस वक्त पाकिस्तान में मनी मैं ख्याल 15-20% से साल में बढ़ रही है 20% से, और आपकी जीडीपी 2.5-3% से, तो इन्फ्लेशन तो होनी है, ठीक है। इस प्राइवेट बैंक जब मनी क्रिएट करते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की कि वो डेट के साथ करते हैं। मतलब आप जो भी मनी क्रिएट करेंगे अगर वो देंगे तो वो डेट के साथ क्रिएट होगा। तो अभी क्या हो रहा है, हर महीने तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 400 बिलियन रुपए प्राइवेट बैंकों से लोन लेती है और उनको इंटरेस्ट पे कर देती है। तो उससे क्या होता है कि एक साइड पे हम महंगाई सहते हैं क्योंकि मनी सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है, डिपॉजिट इंक्रीज़ हो रहा है, M2 जिसे आपने बात की, सॉवरेन मनी फिडुशियरी मीडिया इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरी साइड से हमारे औलाद को डेट पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो मतलब, और डेट इस लेवल पे आ गया है कि हम गले तक हम अटके हुए हैं। मैंने आपको बताया पहला दिन फेडरल गवर्नमेंट का शुरू होता है, 60% सूबों को तकरीबन 60% इंटरेस्ट, और उसके बाद वो -20 से शुरू करते हैं। तो हर मनी डेट, और ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि मनी की जो पावर, मनी की जो समझे ओनर है वो स्टेट खुद है। इवन जो बड़े लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं जैसे मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह और ऑस्ट्रियंस वगैरह, जो जनरली इस बात के कायल हैं कि भाई गवर्नमेंट को नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो भी अगर 2-3 चीज़ें कहते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट के थ्रू आपका जो है लॉ एंड ऑर्डर दिफा वगैरह, उसके साथ वो तीसरी चीज़ मनी की सप्लाई कहते हैं वो कंट्रोल करें आप। क्योंकि अगर आप वो कंट्रोल नहीं करेंगे और हर वक्त आप ये प्राइवेट मोटिव पे दे देंगे बैंकों के, तो वो हर वक्त मनी क्रिएट हो रही होगी। और दूसरा मसला ये कि उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब वो मनी बढ़ रही होती है, उसके लिए आप एक बड़ा ब्लंट किस्म का टूल यूज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट।
जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की ऐसे हमने देखा पिछले 1.5 साल के अंदर स्टेट बैंक ने जब 7% से उठा के 22% में ले गया तो पूरी आपकी एम्प्लॉयमेंट वो हो गई। तो जो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो सॉवरेन करेंसी अगर जब आप क्रिएट करे होंगे फुल रिजर्व के अंदर, ये बिल्कुल हमारा जो प्रपोजल जो हम दे रहे होते हैं उसमें बिल्कुल हम ये कह रहे होते हैं कि जी जितनी GDP ग्रोथ है उतनी आप मनी क्रिएट करें और वो मनी पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ हो, यानी पब्लिक को पता हो कि भाई आपने इतनी मनी क्रिएट की है। ये नहीं हो कि हर मिनट में मनी क्रिएट हो रही है। तो जब आप वो क्रिएट करेंगे और कोई गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हमारा तो GDP तो ग्रो 5% से कर रही है, हमें तो जी हमारा काम ज़्यादा है, हम 25% मनी प्रिंट करेंगे, जो आजकल की सूरत हाल है। तो बिल्कुल आपका ख्याल सही है कि अगर आप 5 की जगह 25% मनी प्रिंट करेंगे, या प्रिंट का मतलब ये कि सॉवरेन करेंसी डालेंगे, तो उसमें 20% से महंगाई होगी, लेकिन वो महंगाई हम आज सहेंगे, हमारी औलादों पर डेट नहीं चढ़ रहा होगा। अभी देखें गवर्नमेंट को जो आपको ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट बैंकों से इसलिए लोन लो कि शायद उससे कोई डेट तो बढ़ रहा है आपका, मगर मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही। लेकिन ये तो अब आप देखिए जाके जो हमारा जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इनका पूरा पेपर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर क्लियरली उन्होंने बताया है कि भाई जब लोन दे रहे हैं प्राइवेट बैंक उससे मनी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप मनी खुद क्रिएट करें या प्राइवेट बैंक से लोन लेने में तो नुकसान ये होता है कि आप डेट भी चढ़ जाता है। जो मैं सलमान साहब की बात पे आता हूँ कि आप एक ऐसे डेट ट्रैप में चले जाते हैं, मतलब थोड़ी सी बात अजीब व गरीब लगती है कि एक स्टेट कि जो खुद मनी क्रिएट कर सकती है और वो अगर वो GDP के मुताबिक बराबर करे तो इकोनॉमिस्टों को जनरली ये ख्याल होता है कि फिर इन्फ्लेशन का ख़तरा नहीं रहता, क्योंकि अगर GDP ग्रो हो रही हो और आप मनी क्रिएट ना करें नहीं तो फिर ख़तरा ये होता है कि थोड़ा आप डिफ्लेशन मोड में चले जाएंगे। तो जो कंट्री मनी क्रिएट कर सकती है वो हर महीने जाती है अपने प्राइवेट बैंकों के पास, उससे कहती है कि भाई तुम जो है वो मनी क्रिएट करो, लोन की सूरत में हमें दो और हम तुम्हें लोन की सूरत में डेट वो इंटरेस्ट वापस करेंगे। तो ये जो अभी का जो सिस्टम चल रहा है ये बड़ा ही मेरा ख्याल है कि मैंने अजीब को गरीब किस्म का सिस्टम है कि जिसके अंदर आप जो है वो एक साइड पे अपनी औलादों पे डेट चढ़ा रहे हैं और एक साइड पे आप वो कर रहे हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि गोल्ड बैक करेंसी नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो हो सकती है, लेकिन ये कि सॉवरेन करेंसी में कम से कम आपके पास एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि आप जो है वो जी सेंट्रल बैंक है, पार्लियामेंट है जो बताए कि जी 5 GDP ग्रो के मुताबिक हमने किया और वो मनी जो है वो रियल इकोनॉमी में खर्च हो। मिल्टन फ्रीडमैन का एक व्यू ये था, जो बड़ा 20वीं सदी का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट है, उसका ये व्यू था कि टैक्सेशन के साथ साथ आप जो हैं वो अगर इस वाले टूल को यूज़ करें तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए अप टू GDP ग्रोथ। अगर आप इस वक्त फुल रिजर्व सिस्टम पे चले जाएं जो पाकिस्तान में है, एक तो ये कि आपका जो 6000 बिलियन रुपए का आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपका ख़त्म हो जाता है और फिर आप तकरीबन अगर आप 5% करेंसी प्रिंट करें 35% पे तो आप 2 ट्रिलियन की करेंसी छाप सकते हैं। यानी एक प्रपोजल के नतीजे में आपके पास 8000 बिलियन का फ़र्क पड़ता है और ये तकरीबन पाकिस्तान का जो यानी पिछले साल का जो टैक्स का रेवेन्यू उसके आसपास की रकम है। तो इस पूरी सूरत में सबसे पहले आप डेट से बाहर आते हैं और फिर आपके पास एक ट्रेमेंडस कैपेसिटी होती है कि जिसके थ्रू आप जो है वो सही जगह पे खर्च कर सकते हैं। कम से कम आप अभी तो ये हो रहा है ना कि देखें क्या कर रही है गवर्नमेंट, प्राइवेट बैंकों से लोन ले रही है और जाके वो इंटरेस्ट दिए जा रही है। तो मतलब एक अजीब गरीब सिस्टम हुआ जिसमें हम मेरे ख्याल बहुत दिनों नहीं चल सकते। कोई मतलब गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो नहीं कर सकती, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव काम कोई गरीबों की सपोर्ट का हो वो भी नहीं कर सकती और चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वो भी नहीं कर सकती। कर्जे में जकड़े जा रहे हैं। हर पिछले मैं 3 साल से बजट को देख रहा हूँ, हर साल जितना सूद देना होता है उतना और डेट ले लेते हैं, तकरीबन 7-8 इस दफ़ा भी आप देखें लोन की सूरत में 8500 बिलियन का लोन ले रहे हैं हम। तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि एक जनरली ख्याल ये होता है कि गवर्नमेंट का टैक्स वो है कि जो वसूल कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स उसके अलावा भी है कि जो वसूल नहीं कर रही है और खर्च कर रही है, क्योंकि वो आपको इन्फ्लेशन की सूरत में मार रहा है। यानी एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको मार रहा है, गरीब को मार रहा है बुरी तरीके से, और फिर जो है जो एक बड़ा टैक्सेशन है कि जो गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है इंटरेस्ट की सूरत में खर्च करे, और तो वो आपको इन्फ्लेशन की सूरत में मार रहा है। तो हमें ये अच्छी तरह समझ जाए कि इन्फ्लेशन भी एक टैक्स की सूरत है, क्योंकि आप मनी छाप रहे हैं, अब छाप नहीं रहे बल्कि मनी आप प्राइवेट बैंकों से ले रहे हैं, उससे मनी एक्सपेंशन बढ़ रही है। नहीं, बल्कि सिर्फ टैक्स नहीं है, परचेजिंग पावर कम कर देता है, लाइफ का स्टैंडर्ड गिरा देते हैं, लोगों की वैल्यूज़ बदल देते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो बात है ना कि अब मतलब जो बैंक्स जो मनी क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिट मनी जो है उनकी, वो अगर तो गवर्नमेंट के पास जा रही तो गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही तो उससे ग्रोथ भी तो बढ़ेगी ना, जैसे अमेरिका में है, ग्रोथ भी बढ़ी है, गवर्नमेंट का डेट भी बढ़ा है वहाँ पे। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है ना, जो मैंने आपको फिर दोबारा मैं उस समय की
दूँ कि डिटेल बताई गई है कि वेस्ट के अंदर इस वक्त 40% जा रहा है रियल एस्टेट में, 40% जा रहा है फाइनेंशियल एसेट्स में। दोनों एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं। जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है ना, वो हो रही है तकरीबन सिर्फ 16%, ठीक है। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप सूरत हाल देखें तो पिछले तकरीबन, अभी मैं न्यूज़ में खबर आई हुई थी कि 98% जो क्रेडिट एक्सटेंड हुआ है वो गवर्नमेंट को हुआ है। ये वो किस बात के लिए हुआ है कि भाई आप लें लोन की सूरत में और इंटरेस्ट की सूरत में वापस कर दें। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए तो मतलब ज़ाहिर आपके पास कैपिटल मार्केट्स हैं, और हम ये कहीं भी नहीं कह रहे। देखिए, ये जो ख्याल है लोगों का कि भाई फुल रिजर्व के अंदर क्रेडिट होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब लोन तो दिया जाएगा, उसमें होगा फुल रिजर्व का। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि फुल रिजर्व सिस्टम ऐसा है कि अगर बैंकों ने 100 रुपये उनके पास डिपॉजिट्स हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 28-30 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं, तो बैंक क्या कर रहे हैं कि वो 5% कैश रख रहे हैं अपना और 5-6% स्टेट बैंक के पास। मैं हम फुल रिजर्व की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम अभी फ्रैक्शनल रिजर्व से मतलब जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, तो फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में जैसे अगर चलें 60-70% जो मतलब बैंकों से एक तरह से डेट जो है गवर्नमेंट ले रही, कर्जा ले रही है बैंकों से गवर्नमेंट। 98% न्यू, टोटल 70% है लेकिन 90% न्यू है। 98% हो गया। चले प्राइवेट सेक्टर को नहीं जा रहा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहा होता तो सीधी सी बात है उससे ग्रोथ रेट बढ़ना था अल्टीमेटली। अच्छा, फिर वो इन्फ्लेशन पैदा होता। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा होता, फिर गवर्नमेंट भी मनी मतलब प्रिंट कर रही होती, तो उससे वो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन या वैल्यू ऑफ मनी जो थी डेप्रिसिएट नहीं होती। देखिए, अगर मनी जो है ना, मैं सिर्फ एक कंट्रास्ट सामने रखना चाह रहा हूँ आपके कि गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही है प्राइवेट सेक्टर से, उसके क्या नताइज निकलते हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर को वो क्रेडिट जा रहा है तो उसके क्या नताइज निकलते हैं। अच्छा, मैं बताऊँ प्राइवेट सेक्टर को, जो जैसे अमेरिका और यूरोप में देखें तो जो लोगों ने बैंकों से लोन लिए पिछले दिनों, मनी सप्लाई रेट जब कम थे, इंटरेस्ट रेट, तो लोगों ने इवन जाके जो बड़ी कंपनी थी उन्हें शेयर बाईबैक करने शुरू कर दी। यानी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं और कैपिटल मार्केट को कम कर रहे हैं। तो ये भी समझना चाहिए कि क्रेडिट जो है, क्रेडिट जो लोगों के जनरली लोगों का ख्याल होता है कि क्रेडिट हमेशा प्रोडक्टिव है और वो फ़ायदा ही हो रहा है क्रेडिट के बगैर। अभी आपने पिछले दिनों उन्होंने बुक लिखी थी ना, आतिफ मियाँ ने, हाउस ऑफ डेट्स में, उसमें बताया था कि अगर डेट का लेवल आपका ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन बहरहाल अगर आप, मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर आप इक्विटी की सूरत में करें डेट के मुकाबले में, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल है। और अमेरिका, यूरोप में ज़ाहिर है हमने देखा है कि पिछले 20वीं सदी में जो ग्रोथ हुई है उसमें कैपिटल मार्केट का बड़ा हाथ है। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर प्राइसेस मतलब वो स्टेबल रहता है, उसमें ये ख़तरा नहीं होता बैंक रन की तरह। क्योंकि बैंक को जब भी ख्याल होता है कि बैंक देखिए कब देता है आपको लोन, बैंक देता है कि आप पूरा कोलेटरल उसके पास रखवाएं, तो सबसे अच्छा कोलेटरल उसके पास है रियल एस्टेट। तो उसके लिए आइडियल होता है कि रियल एस्टेट में पैसे दे दें। और वो उन कंपनियों में जो इनोवेटिव होती हैं, जो रिस्क होती हैं, आपका ख्याल है बैंक उसमें उस तरह से नहीं कर रहे होते, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट ही डाल रहे होते हैं। तो ये भी समझना चाहिए कि क्रेडिट जो है वो ऑलवेज़, ख़ासतौर पे पिछले अरसे में हमने पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट ही को दिया जा रहा है, दुनिया भर में जो है वो रियल एस्टेट की प्राइस बबल कर रहा है। तो और ये भी फिर मैं आपको दोबारा फुल रिजर्व पे आऊँगा कि फुल रिजर्व में हम कहीं मनी सप्लाई को कम नहीं कर रहे। मतलब ये नहीं होगा मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसीलिए मैं उससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि फुल रिजर्व में, क्योंकि बैंक में ये है, सिस्टम में ये है कि अभी बैंक क्या कर रहे हैं कि 5% कैश रख रहे हैं कि आप उनसे ATM वगैरह यूज़ कर लें अपने ट्रांजेक्शन पर्पजेस के लिए, और 5% स्टेट बैंक में रिजर्व की सूरत में रखा हुआ। जैसे आप सॉवरेन करेंसी करें, जैसे इंटरबैंक सेटलमेंट, मैंने अगर आपको चेक इशू किया और आप किसी और बैंक में हैं तो वो इंटरबैंक सेटलमेंट के थ्रू होगा, ज़ाहिर है उसमें उसके लिए स्टेट बैंक में होना चाहिए। तो फुल रिजर्व में ये होता है कि जो आपको 5-6% रिजर्व है, इसको आपको 100% तक ले जाना है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हबीब बैंक है, फॉर एग्जांपल उसकी 4 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। उसने 200 बिलियन अपने पास कैश रखा हुआ है और 200 बिलियन स्टेट बैंक का उनका अकाउंट है जिसमें से इंटरबैंक सेटलमेंट्स हो रही है। तो हम ये फुल रिजर्व का मतलब ये है कि आपको जो 200 बिलियन का स्टेट बैंक का अकाउंट है उसको 3.8 ट्रिलियन तक जाना है, 3.8 ट्रिलियन तक जाना है। और उससे जो है वो जब 3.8 ट्रिलियन तक जाएगा तो उसके नतीजे में पूरा जो आपकी मनी है वो पूरी बैक्ड बाय सॉवरेन करेंसी हो जाएगी। यानी जो आपने कंसेप्ट सुना होगा ना ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी का, तकरीबन उस तरह, क्योंकि मगर मोनोपोली होगी। अभी बात क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कर दे एज अ कम्पिटिटिव। इसमें यानी जो इनोवेशन एफिशिएंसी बैंकों के पास होगी, सारे बैंक अपने अकाउंट हैंडल कर रहे होंगे, और लेकिन उसकी बैक्ड बाय सॉवरेन करेंसी होगी। तो जो हम पहले आप डेट पे बात कर रहे थे, मैं उस पर आता हूँ कि जब उनको अपना सॉवरेन करेंसी का अकाउंट स्टेट बैंक में बढ़ाना होगा तो बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ देना पड़ेगा ना। हमारा ज़्यादातर गवर्नमेंट डेट इस बैंकों की बैलेंस शीट पे बैठा हुआ है, तकरीबन 50 यानी 70%।
तो वो जाहिर है कि जब आप बढ़ाएंगे उस अकाउंट को, जो स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो आप अपना पूरा डेट जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो आपके बॉन्ड्स हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट एक हाथ से सॉवरेन करेंसी इशू कर रही होगी डिजिटल फॉर्म के अंदर, अपने अकाउंट जैकअप करी, और एक हाथ से आपका डेट ले रही होगी। तो पाकिस्तान का जो 70-75% जो डेट है वो पूरा उठ के स्टेट बैंक के पास आ जाएगा, और फिर ज़ाहिर स्टेट बैंक उसको, उस बॉन्ड को यानी रेट आप ज़ीरो कर दें। गवर्नमेंट की दो जेबें हैं ना, स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आप उसको कैंसिल कर दें। और ये अमाउंट जो तकरीबन 95% रिजर्व जो बढ़ाना है वो इतना ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट डेट जो बैंकों के पास है उससे ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का कुछ स्टेक जो है वो लोन की सूरत में बैंकों के पास आ जाएगा। तो उससे आप नॉन बैंकिंग जो आपने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, जो पेंशन फंड्स को, और जो वो भी पे ऑफ हो जाएंगे। तो इस पूरे सिस्टम में जो हमने पूरी बैलेंस शीट्स पूरी बना के देखी हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का पूरा डोमेस्टिक डेट इस वक्त, यानी पूरा डोमेस्टिक डेट वो ज़ीरो हो जाता है, बल्कि 2 ट्रिलियन का तकरीबन पॉजिटिव बैंक के पास आ जाता है। तो आपने एक तरफ से डेट ख़त्म कर दिया पूरा। और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के अंदर भी, क्योंकि करेंसी प्राइवेट बैंक नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, जो है सेटल बैंक कर रहा होगा, तो डेट में आगे नहीं जाएंगे। फिर दूसरी बात जो आपकी बात थी कि सेटल, ये कहीं नहीं होगा कि बैंक्स आगे लोन नहीं देंगे। इस वक्त तकरीबन बैंक्स ने 10 से 12 ट्रिलियन के लोन दिए हुए हैं प्राइवेट इदारों को, वो तो रहेंगे, ठीक है। बैंकों का यानी सिस्टम हो जाएगा कि बैंकों के 2 सेक्शंस हो, समझ लें आप। ये नहीं कि हम बैंक के कोई लीगल स्टेटस चेंज कर रहे हैं। 100% रिजर्व में सिर्फ ये हो रहा है कि 5% से ज़्यादा उनको अपना अकाउंट बढ़ाना है स्टेट बैंक में। तो बैंकों के 2 सेक्शन हो जाएंगे, जो एक उनका मनी को डील कर रहा होगा, यानी रुपए और आप समझें रुपए और बैंक मनी बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो एक मनी को डील कर रहा होगा जिससे आप पेमेंट्स हो रही होंगी, और दूसरा जो सेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट सेक्शन होगा, जिसे आप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके पास अभी 10 ट्रिलियन बैंकों ने दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अपना पैसा और देंगे उनको। तो जो हमारा ख्याल है और जो जनरली लोगों का एक्सपेक्टेशन है, वो शुरू में आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में रहते हैं तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं बिल्कुल, और अगर आप इक्विटी इन्वायरमेंट में तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सस्टेनेबल भी होंगे। तो इस पूरे एक सिस्टम से, यानी एक फुल रिजर्व में बैंकिंग के जाने के नतीजे में हम बात ये करेंगे ज़ीरो डोमेस्टिक डेट, ज़ीरो डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ठीक है, ज़ीरो क्या कहते हैं इंटरेस्ट जो आपका 60% आपके रिसोर्सेज ले रहा है। और अगर आपने उस मनी को जो आपकी बच गई है उसको आपने प्रोडक्टिवली यूज़ कर लिया, यानी तो फिर आप जाहिर है कि आप जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आपके हाई हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आप चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी आपके। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हम बात कर रहे हैं इसमें, कि चारों चीज़ें अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान के पास देखें, दुनिया भर में ना जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मली टैक्स का 5% ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, तो उनको लिए इतना मेजर इशू नहीं है सर। हम तो बस फंस गए ना बुरी तरीके से। और हम एक ऐसे, कल मैं परसों मैं टीवी पे सुन रहा था, वो कहते थे कि हम डोमेस्टिक डेट में डिफ़ॉल्ट करने वाले, ये शहबाज सादी साहब ने कहा। ऑल दो कि इकोनॉमिकली आप डोमेस्टिक में डिफ़ॉल्ट नहीं करते, मगर इन्फ्लेशन दर है, आप अगर आप और कर्जा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो थियोरेटिकली तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, मगर आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर महीने हर साल आपको देखें, इस वक्त आपकी जो है फिस्कल डेफिसिट 7% है तकरीबन, और करेंसी टू GDP रेशो वो मतलब करेंसी 1/3 होती है। तो आपको 20% तो करेंसी मतलब आपको लोन चाहिए ही है, और पिछले 3 सालों में देख रहे हैं लोन बढ़े जा रहा है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी का ज़्यादा ताल्लुक फिस्कल से नहीं होता है, तो अब जो हम गवर्नमेंट लेती है लोन्स कमर्शियल बैंक से, जो ऑब्वियसली वो डेट सर्विसिंग के लिए भी लेती है, मगर वो अपने खर्चे चलाने के लिए भी लेती है बैंक से। तो अगर ये ख़त्म कर देंगे सिलसिला, अगर ये गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी सर्टिफिकेट्स और PIBs वगैरह ये वापस ले लेगी गवर्नमेंट, तो फिर वो अपने जो फिस्कल नीड्स है उनको फिर कैसे पूरा करेंगे? देखिए, इस वक्त पिछले 2-3 सालों से हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट, जो इनका IMF से कंडीशन है, प्राइमरी डेफिसिट बिफोर इंटरेस्ट, वो तो आपका बैलेंस चल रहा है ना। पिछले मतलब इस साल भी आपने बैलेंस ही दिखाया तकरीबन, जितना आप ले रहे हैं थोड़ा सा प्लस दिखा दिया होगा। तो जो प्राइमरी लेवल है इंटरेस्ट के बगैर, वो तो आप तकरीबन सब बराबर हैं। और जो भी आप लोन ले रहे हैं वो इफेक्टिवली, आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाके देखिएगा, जितना इंटरेस्ट देना होता है ना, तकरीबन उतना लोन और ले लेते हैं। और उसको वो ये कहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा तो आपका जो है वो डेट एट द परसेंटेज ऑफ GDP शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोगों की तो बुरी हालत है। तो अगर आपने इंटरेस्ट का पोर्शन ख़त्म कर दिया, लोगों का जैसे जनरली ख्याल होता है पाकिस्तान के अंदर कि भाई जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो शायद बाहर जा रहा है। जो हमने 9,800 बिलियन का है ना इंटरेस्ट है, उसमें से सिर्फ आप देखें 10% बाहर जा रहा होगा, 90% हाँ 90% गवर्नमेंट दे रही है बैंक्स को, बैंक्स अपने खातेदारों खुद भी प्रॉफिट कमा रहे हैं,
और वो खातेदारों को जा रहा है, चाहे वो बॉन्ड की सूरत में, ट्रेजरी बिल की सूरत में, सुकूक की। जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको जा रहा है, उन ओवरसीज में जा रहा है। हाँ, उनको वहाँ जा रहा हो। डिपॉजिटर्स को कहना नहीं मिल रहा। हाँ, डिपॉजिटर को इस तरह मिल रहा है कि अगर रियल टर्म में देखें तो नहीं मिल रहा। देखें, अगर आप अभी आम बैंक में जाए तो 15-16% आपको दे देते हैं, इस्लामिक बैंक थोड़ा सा कम दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी मनी वैल्यू 20% से गिर रही होगी तो रियल टर्म में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, और पाकिस्तान में हैरत है, ये खास बात है कि पाकिस्तान में तकरीबन आधा पैसा करंट अकाउंट में रखा हुआ है। तो उनको तो आप बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी उनको तो आप 20% का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो करेंसी को गिराने का और लोन लेने का ये जो पूरा ढकोसला है ना, इसमें बहुत ही जो वेस्टेड जिन लोगों का इंटरेस्ट है उन्हीं को फ़ायदा हो रहा होगा ना, डिपॉजिटर्स को फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट मुसीबत में है, हम एक ऐसे उसमें चले गए हैं जिसमें नौजवान समझ रहे हैं हमारे कि भाई पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, बाहर निकल जाएं हम, अब मतलब ऐसे डेट ट्रैप में आ गए। हालांकि सिर्फ आप एक पॉलिसी चेंज करते हैं कि आप कहते हैं जी हमने आपको रिलैक्सेशन दी हुई थी कि 5% रखो, 95% लोन दे दो। आपने हमसे ये किया कि हमें ही लोन देके कमाना शुरू कर दिया। तो आज से मैं आपकी रिलैक्सेशन ही वापस ले रहा हूँ, 5% नहीं होगा, 100% रिजर्व होगा। आपने पूरा डेट ख़त्म किया। और फिर बैंकों का काम क्या होगा, जब मैं आपको फिर मैं आऊँगा, इन्वेस्टमेंट सेक्शन वाले का ये काम बिल्कुल होगा कि आगे वो इन्वेस्ट करे। यानी अगर मेरे पास हबीब बैंक में 10 लाख रुपए रखें, तो हबीब बैंक मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो हबीब बैंक मेरे अकाउंट से निकालेगा। यानी ये नहीं होगा कि मेरे पास भी नज़र आ रहे हैं और 10 और लोगों के पास भी नज़र आ रहे हैं, मेरे अकाउंट से निकाल के किसी कंपनी को देगा। तो वो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आ रहा होगा। और इस पूरे सिस्टम में डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कि आपकी जो करेंसी है वो बिल्कुल रुपए की तरह की है, डिजिटल करेंसी फॉर्म में है, लेकिन रुपए की तरह उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होगा। तो वो उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप रिटर्न चाहते हैं तो आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क में डालना पड़ेगा। बैंक से जो है वो पैसा आपसे लेंगे और दूसरे के पास जाएगा। अभी क्या हो रहा है, बैंक ना जो मैं बोला मनी मल्टीप्लायर के थ्रू 10 गुना मनी क्रिएट कर देते हैं। अगर ये जो डिपॉजिटर्स हैं ये इस तरह में डिपॉजिट रखें और उनका अगर आप कंसेंट लें कि जी वो सरमायाकारी नहीं करना चाहते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट या नहीं, वो एक सेफ्टी के तौर पर अपना कैश रखें या ट्रांजेक्शन्स के लिए जैसे आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, तो बैंक की जो सर्विसिंग है उनकी जो कॉस्ट है वो कैसे पूरी होती है? देखिए, अभी जो है ना, बैंक्स ने दिया हुआ है तकरीबन 10-12 ट्रिलियन का बैंकिंग को ना, बिजनेसेस को, वो तो अभी मौजूद है ना, वो तो मौजूद है। और आपने जैसे ही आपने अलग किया, डिपॉजिट्स अलग कर दिया आपने और इन्वेस्टमेंट फंक्शन अलग कर दिया, तो वो 10-12 बिलियन का जो है उससे तो आपको अमाउंट्स मिल रहे होंगे। और जाहिर है कि वो अगर आपने यानी इंटरेस्ट ये जो फुल रिजर्व कर दिया तो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की उस तरह से ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बैंक्स जाहिर से कमा रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट सेक्शन तो उनका जो भी होगा वो सेल्फ सफिशिएंट होगा। और मैं आपको बताऊं कि हमारा ख्याल जनरली आप व्यू लेंगे कि जिन्होंने को भी पैसे चाहिए, जाहिर है कि अगर बेवा है उसने 50 लाख रुपए रखे हुए हैं बैंक में ना, अभी तो उसको कितना आप दे रहे हैं, 7-8 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं साल के 20% इंटरेस्ट रेट में, या 6-7 लाख मिल जाते होंगे, मगर उसकी मनी का नुकसान हो जाता है उससे ज़्यादा। उस सूरत में उस बेवा को पैसे तो चाहिए, यानी हर महीने खर्चे के लिए, तो वो क्या करेगी, उस 50 लाख में से अपने ट्रांजैक्शन के लिए रोक के बकिया इन्वेस्ट करेगी। अब वो रियल उसको रिटर्न मिल रहा होगा। अभी इस आज के सूरत में रियल रिटर्न नहीं मिल रहा, रियल रिटर्न नेगेटिव है और वो समझ रही है कि मुझे मिल रहा है। कैसे फैसला करेगी? मतलब एक विंडो है, उनको ना बैंक का पता है, ना उसको मार्केट का पता है, ना उसको ये पता है कि जी बिजनेस में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बैंक का काम एक तरह से ये भी है कि वो इन्फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, तो वो डिपॉजिटर, वो सेवर, जो पेंशन होल्डर है, वो कैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी? देखिए, इसमें ये है कि जैसे अभी आपने जो बैंक से जो बड़े नाम हैं जैसा है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो है, हबीब बैंक है, मीज़ान बैंक है, इनकी क्रेडिबिलिटी तो है और लोग इनके पास पैसे रखवा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ 10% उन्होंने कैश रखा हुआ है, बाकी आगे लैंड किया हुआ है। अगर ये डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके पैसे जा सकते हैं इसमें। तो यानी जब फुल रिजर्व में जो आपकी मनी की तो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों प्रोटेक्ट हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि आगे वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है कि जब जिनको हर महीने पैसों की ज़रूरत है, वो ज़ाहिर है किसी क्रेडिबल बैंक के पास जाएंगे और बैंक के पास भी पोर्टफोलियो होगा ना। अगर आप जैसे देखें, अगर कोई बंदा रिस्की इसमें करना चाहता है तो डायरेक्टली वो कैपिटल मार्केट में चला जाए, और अगर वो बैंक्स के अंदर लो रिस्क पे करना चाहता है तो आप ये जो रेंटल है, इजारा वाली प्रोडक्ट में चला जाए। और तो मतलब आपके पास ऑप्शंस तो होंगे। और पाकिस्तान में ज़ाहिर क्रेडिबल इदारे हैं, अमेरिका में 4 बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, हमारा क्योंकि अभी भी प्रूडेंशियल रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखें अभी तक हमारा 90s में पूरा जो दानबा का स्कैंडल हुआ था, वो भी एक तरह से बड़ा बैकफायर हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त भी यही बताया गया था कि हम ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करें और एक वेव चली थी, मगर वो पूरा डिस्क्रेडिट हो गया सिस्टम। उसके बाद उस सिस्टम के बारे में वो नहीं सुना गया, क्योंकि ट्रस्ट
सारे जो बैंकिंग और ये मनी मैटर्स है ये एक ट्रस्ट के ऊपर कायम है। तो अगर आपका ट्रस्ट एक दिन जो ख़त्म हो गया तो वो दोबारा रेस्टोर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस वक्त मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पाकिस्तान में अगर पोटेंशियल रेगुलेशन में 20% आपको कैपिटल रखना है तो मेरा ख्याल है कंटिन्यू रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सेक्शन में अगर जो एक बैंक है उसके पास अगर 1 ट्रिलियन के डिपॉजिट है 200 बिलियन का उसके पास इक्विटी होनी चाहिए ताकि वो बफर हो। फिर ये कि बैंक्स को जो लो इस वक्त देखें सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं वो सिर्फ डेट बेस ही काम कर रहे हैं, मतलब इजारा कर रहे हैं, लो रिस्क ही काम कर रहे हैं। आप किसी अगर आम आदमी को तो लोन नहीं दे रहे, वो किसी रिस्की वेंचर में तो नहीं जा रहे। तो ये तो हो सकता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट सेक्शन हो बैंक का वो लो रिस्क पे काम करे। लो रिस्क पर जो आज की सूरत हाल है, मतलब आज की सूरत हाल से ख़राब नहीं होगा। अभी तो पोजीशन ये है ना कि देखें अगर आपको मिल रहे हैं 20% 15% रिटर्न मिल रहा है अपने डिपॉजिट पे तो 20% का आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो मतलब रियल टर्म में आपको सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि भाई 15% आ रहा है, एक्चुअली नहीं आ रहा आपके पास, एक्चुअली जो है वो आप लॉस कर रहे हैं। तो अगर आपको एक तो आपकी मनी की वैल्यू प्रोटेक्ट कर दी तो 5% का लॉस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इस फुलिज्म में जो मनी प्रिंट होगी या मनी जो इलेक्ट्रॉनिकली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डालेगी वो जीडीपी ग्रोथ तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक तरह मनी की वैल्यू को प्रोटेक्ट कर लिया। फिर इन्वेस्टमेंट सेक्शन में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़े नाम हैं, पोटेंशियल रेगुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है, यानी इवन बाज़ल उसमें जो है वो शायद 8% है कैपिटल का रेशो, हमारे यहाँ 20% है। तो इस तरह के तो आप चीज़ें स्टेट बैंक इन्वेस्टमेंट सेक्शन में डाल सकता है ना कि भाई अगर आप 20% का अपना कैपिटल रेशो कंटिन्यू रखें इन्वेस्टमेंट सेक्शन में, उसमें कोई हर्ज नहीं है, रखना चाहिए। फिर अगर आप जो कोई लो रिस्क पे करना चाह रहा है तो आप उसकी पैसे सिर्फ रेंटल इजारा वगैरह के अंदर लगाएं ताकि लॉस का इम्कान ना हो। जैसे आपने गाड़ी किराए पे दी उसमें तो लॉस का इम्कान नहीं है ना, इंश्योर्ड भी है वो, तो आप उनको पोर्टफोलियो दे सकते हैं। मतलब मेरा ये ख्याल है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इस वक्त बड़ा एलिफेंट इन द रूम जो नज़र आ रहा है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो एक तरह से एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस गए हैं कि जिसमें दलदल के अंदर सिर्फ गर्दन रह गई है बाहर, और आप सिर्फ देख रहे हैं कि भाई कैसे आपको बाहर निकलना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला है कि आप पूरा डोमेस्टिक डेट ख़त्म कर रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं। गानी साहब देखें, ये जो आप कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि कल 6 जुलाई से 100% रिज़र्व बैंकिंग हो जाती है, आप कह रहे हैं डेट ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो कैसे हो जाएगा? मतलब 5 जुलाई तक तो वो डेट मौजूद है सारा। हाँ, मैं आपको बताऊँ, देखिए इस वक्त होता ये है कि बैंकों की फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंकों में डिपॉजिट्स हैं 27, ये बैंकों की लाइबिलिटी साइड होती है, ठीक है। बैंकों ने जो एसेट साइड पे अपने रखा हुआ कुछ तो मैंने आपको बताया 5-10% तो कैश वैश रखते हैं, वो रिजर्व रखते हैं, वो तो 10% जो कम रेट है। बाकी जो 90% बच जाता है वो 2 जगहों पर वो खर्च कर रहे हैं। वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? 70% ने गवर्नमेंट को ही लोन दे दिया, ठीक है, कि भाई हमने डिपॉजिट ले लिए, तुमसे अच्छा रिटर्न क्या है, तुम यानी 22-24% रिटर्न दे रहे हो, तो अच्छा है, रिस्क फ्री इनकम है, बैंकों को वो रखी हुई है। और 10-12 ट्रिलियन का प्राइवेट डेट रखा हुआ है जो एडवांसेस टू कस्टमर्स हैं। तो जैसे ही आप कहते हैं गवर्नमेंट ये रिलैक्सेशन वापस ले रही है, आज से वो कह रही है कि भाई तुम्हें ना तुमने जो डिपॉजिट रखे हैं उसका सेम अकाउंट मेरे पास होना चाहिए। यानी अगर मेरे मीज़ान में 10 लाख रुपए हैं तो मीज़ान के 10 लाख रुपए स्टेट बैंक में होने चाहिए। अगर मीज़ान के टोटल डिपॉजिट जो हैं वो 3 ट्रिलियन के हैं तो 3 ट्रिलियन का अकाउंट उसका होना चाहिए। तो जैसे ही ये रिक्वायरमेंट आप डालते हैं कि भाई आज से 5% ये रिलैक्सेशन मैं आपसे वापस दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये स्टेट बैंक अपने एक जिस तरह इंटरेस्ट रेट है ना उस तरह उसके पास पूरी पावर है रिजर्व रेशो बढ़ाने की। वो आज ये तय करे कि ये 5 से नहीं 100% रेशो है, रेगुलेशन अमेंड हो जाएगी। या जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट नोटिफिकेशन दिया, अब बैंक जो है ना स्टेट बैंक की तरफ भागेंगे कि भाई हमें सॉवरेन मनी चाहिए, क्योंकि आप हमारी रिक्वायरमेंट 100% हो गई है। उसके बदले में बैंक क्या देंगे? बैंकों के पास जाहिर है अपने फिक्स एसेट्स तो नहीं देंगे, ठीक है, फिक्स एसेट जो उनकी बिल्डिंग है वो तो नहीं देंगे। वो सबसे पहले उनकी बैलेंस शीट पे जो 55-60% चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या है, बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, वो स्टेट बैंक के हवाले कर दिए उन्होंने। तो एक हाथ से बैंकों ने इंटरेस्ट बेयरिंग डॉक्यूमेंट रसीदें दे दी और एक हाथ से सॉवरेन करेंसी ले ली। तो आपने तकरीबन, लेकिन ये जो सॉवरेन करेंसी लेने की रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये 95% को अब करना है, उनके पास बॉन्ड्स कम पड़े हुए हैं। तो कुछ पोर्शन जो है ना, कुछ जो हम कैलकुलेशन अगर उसकी देखेंगे तो कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट बैंक का कुछ लोन होगा, उस लोन से हम ये कह रहे हैं कि जो नॉन बैंकिंग लाइबिलिटी है वो पे हो जाएगी। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने पूरा पाकिस्तान का सोल्यूशन बनाया, ये एक IMF का पेपर था 2013 का, उसमें 2 बड़े इकोनॉमिस्ट ने अमेरिका का पूरा डाटा डाला था DSG मॉडल के ऊपर। तो उनका भी जब उन्होंने पूरा मॉडल डाला तो वो तो उनके लिए तो मेजर मसला ये था कि उनकी बिजनेस साइकिल्स का मसला था कि बार बार ऊपर नीचे जा रही है इकॉनमी। तो वो तो उन्होंने देखा कि जब मॉडल में डाल के देखा तो वो तो स्टेबल हो रही है। लेकिन उनकी एक बड़ी बात ये नजर आई कि प्राइवेट डेट और गवर्नमेंट डेट बहुत कम हो रहा है।
अच्छा, गवर्नमेंट डेट उनका, क्योंकि गवर्नमेंट डेट बहुत सारा, हमारा तो 70% डेट है ही बैंकों के पास ना, उनका डेट जो है चाइना के पास भी है, जापान के पास भी है, तो उनका डेट तो उनका पूरा ख़त्म नहीं हो रहा, तो लेकिन उनका भी सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है, क्योंकि देखिए सिंपल बात है ना, आपने एक रिसेशन दी थी, वापस कर दिया आपने। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका का जो, हालांकि इतनी एडवांस इकॉनमी है, उस पेपर के मुताबिक, उस मॉडल के मुताबिक उनकी 10% GDP ग्रोथ बढ़ रही है, क्योंकि आप जैसे ही डेट को हटाते हैं आपकी ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि यानी कि डेट आपका ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान का डेट पूरा इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि हमारा जो डोमेस्टिक डेट है वो है ही बैंकों की बैलेंस शीट पे, हमने डिपॉजिट बैंक में रखवाएं, तो इससे अच्छा मॉडल क्या है बैंक्स का, कि बैंक में डिपॉजिट रखवाएं और बैंक जाके गवर्नमेंट को एक कर्जा दे दे और उससे इंटरेस्ट लेके देना शुरू, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे ही आप ये इस साइकिल को तोड़ते हैं, आप कहते हैं जी क्रेडिट अलग है या आपकी इन्वेस्टमेंट अलग है और मनी सप्लाई अलग होगी और आपको 100% रिजर्व चाहिए, तो इफेक्टिवली आप पूरा जो बैंकों के पास बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स जो पड़े हुए हैं वो सब देंगे स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक उसको ज़ीरो इंटरेस्ट रेट हो जाए या बॉन्ड कैंसिल कर दे, दोनों सूरतों में गवर्नमेंट का डेट ख़त्म हो जाता है। और फिर मैंने आपको दोबारा बताया कि फ्यूचर में भी क्रिएट नहीं होगा, इसलिए कि जो आप करेंसी आज फॉर एग्जाम्पल 28 ट्रिलियन की करेंसी है जो है डिपॉजिट्स हैं, और 7-8 ट्रिलियन के कैश है, तो ये आज करेंसी रुक गई है। अब क्योंकि आपने नोट तो कोई और छाप ही नहीं सकता, देखिए नोट में अगर काउंटर फिटिंग हो तो गवर्नमेंट जेल में पकड़ लेगी ना, दूसरा नोट क्यों छाप रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक हर लम्हे पे हर लोन देने पर नई करेंसी क्रिएट कर रहे हैं।